नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण IAS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ भारत के भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि भारतीय मानसून से संबंधित है। यह टॉपिक प्रारंभिक परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा हेतु अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति से संबंधित 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत तापीय सिद्धांत है, दूसरा विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, तीसरा जेट स्ट्रीम सिद्धांत, चौथा अल नीनो सिद्धांत। तो मानसून की उत्पत्ति का तापीय सिद्धांत सबसे पहला टॉपिक है, इस पर चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मौसमी पर्वतों की उत्पत्ति का मुख्य कारण ताप है, मतलब गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत पड़ती हैं। इससे यहाँ एक वृत्त निम्न दाब का क्षेत्र, बहुत बड़ा निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि जब बहुत अधिक गर्मी होगी तो वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी और अल्प दाब का क्षेत्र बन जाएगा। इस निम्न दाब के क्षेत्र के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अनुपस्थित हो जाती हैं, जो कि 5 से 30 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच साल भर चलती हैं। तापीय विद्युत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। तापीय विषुवत रेखा उत्तर की ओर खिसक जाती है। इस कारण दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में आ जाती हैं। फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आने से पर ये पवनें अपनी दाहिनी ओर राइट हैंड और उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभावित होने लगती हैं। क्योंकि ये पवनें लंबी समुद्री यात्रा करके आती हैं, अतः इसमें बहुत अधिक जलवाष्प की मात्रा होती है। ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप में 2 भागों में बढ़ जाती हैं और वर्षा ऋतु लाती हैं। प्रथम भाग अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है। वहीं बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब क्षेत्र की ओर अभिसारित होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जलवाष्प की कमी के कारण वर्षा की मात्रा में भी कमी आ जाती है। चलिए, यह चित्रात्मक प्रस्तुति दी गई है भारतीय मानसून के तापीय सिद्धांत की। यहाँ देखिए, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा 0 अक्षांश की विषुवत रेखा है। इसके दक्षिण में इधर 23.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मकर रेखा के दक्षिण में अति उच्च दाब का क्षेत्र होता है। वहीं भारत में इस समय ITCZ जो मई का महीना होता है, वहाँ कहाँ पे कर्क रेखा पर यह आ जाता है। ITCZ यहाँ पे आ जाता है। ऐसी दशाओं में क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। ये देखिए जा रही हैं हवाएं। अब ये जो हवाएं जब आती हैं तो फेरेल के नियम के अनुसार यह देखिए दाहिनी ओर मुड़ गई। दाहिनी ओर मुड़कर 2 भागों में बढ़ गई, एक भाग ये, एक भाग इधर। एक अरब सागर की शाखा, एक शाखा हो गई आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा। यह चित्र के माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है। देखिए, ये अरब सागर की शाखा, यह बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई। तो यह तापीय सिद्धांत है। चलिए, व्यापारिक पवनों पर कुछ लिखा हुआ, इस पर ध्यान देते हैं। व्यापारिक पवनें 5 से 30 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनें होती हैं, जो कि 35 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश उच्च दाब से 0 अंश निम्न दाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो यह व्यापारिक पवनें होती हैं। देखिए, 30 से 35 के बीच यह व्यापारिक पवनें चल रहे हैं दोनों गोलार्धों में, और यह आ कहाँ रही हैं, यह विषुवत रेखा की तरफ आ रही हैं। इसे व्यापारिक पवनें कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती हैं, अभी मैंने बताया। इससे भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अरब सागर बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक ठंडा होने के कारण उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण एवं अरब सागर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब निर्माण होता है। इस कारण मानसूनी पवनें विपरीत दिशा में बहने लगती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहने लगती हैं। जाड़े की ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें मुख्यतः चलने लगती हैं। यह उत्तर पूर्वी मानसून लेकर आता है
तथा बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। तो जो ठंड के मौसम में भारत में क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि बहुत ठंडी पड़ती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा हो जाता है, अधिक गर्मी पड़ती है और लो प्रेशर का जोन होता है। तो पवनों की दिशा होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो जो पवनें होती हैं भारत से स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, इसमें वाष्प की मात्रा कम होती है, इसलिए जो उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं होती हैं वह भारत में वर्षा नहीं करवाती हैं। परंतु जब ये बंगाल की खाड़ी में आती हैं तो नमी को धारण करते हुए यह तमिलनाडु के तट पर काफ़ी वर्षा करवा देती हैं। तो तमिलनाडु के तट पर काफ़ी वर्षा होती है, यही कारण है। चलिए, मानसून की उत्पत्ति का विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत या प्रति विश्वत पछुआ पवन सिद्धांत। तो मानसून की उत्पत्ति का विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। इसका प्रतिपादन फ्लोन के द्वारा किया गया था। इनके अनुसार विश्वतीय पछुआ पवन ही दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा है। ये कहते हैं कि विश्वतीय पछुआ पवन ही दक्षिणी पश्चिम मानसून हवाएं, इसकी उत्पत्ति अंतः उष्ण अभिसरण के कारण होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये देखिए 0 अंश अक्षांश में हाई प्रेशर जोन यहाँ ITZ यहाँ रखा गया है। उत्तर पूर्वी पवनें नीचे की ओर गिर रही हैं, विश्वतीय पछुआ पवनें दाहिनी तरफ चल रही हैं। वहीं दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें भी 0 अंश अक्षांश की तरफ विषुवत रेखा की तरफ आ रही हैं। अब ITZ क्या है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का मिलन स्थल क्या है, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। तो दोनों व्यापारिक पवनें जब उत्तर और दक्षिण दिशा से आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर ITZ बनता है। यह दोनों पवनों के मिलन कहाँ होता है, विश्वतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। इन दोनों पवनों के मिलने से विश्वतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। फ्लोन ने मानसून की उत्पत्ति हेतु तापीय प्रभाव को प्रमुख माना है। ग्रीष्म काल में तापीय विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण अंतः उष्ण अभिसरण विषुवत रेखा के ऊपर में होता है। विश्वतीय पछुआ पवनें अपनी दिशा में संशोधित कर भारतीय उपमहाद्वीप पर बने निम्न दाब की ओर प्रभावित होने लगती हैं या दक्षिण पश्चिमी मानसून को जन्म देती हैं। शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने पर निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र में बदल जाता है तथा उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें पुनः गतिशील हो जाती हैं। ये देखिए चित्रात्मक प्रस्तुति दी गई है। ये अब आइए जेट स्ट्रीम सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। भारतीय मानसून का जेट स्ट्रीम सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन येस्ट द्वारा किया गया। जेट स्ट्रीम ऊपरी वायुमंडल में 9 से 18 किलोमीटर के बीच अति तीव्रगामी वायु प्रवाह होती हैं। मध्य भाग में इसकी गति 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये हवाएं पृथ्वी के ऊपर एक आवरण का कार्य करती हैं जो निम्न वायुमंडल के मौसम को प्रभावित करती हैं। भारत में आने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। यह 8 अंश नॉर्थ से 35 अंश नॉर्थ अक्षांशों के मध्य चलती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून का संबंध शीतकालीन मानसून उपोष्ण पश्चिमी पछुआ जेट स्ट्रीम से है। यहाँ 20 से 35, ध्यान रखिएगा, 20 से 35 उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य चलती हैं। चलिए, पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति। शीतकाल में उपोष्ण पश्चिमी पछुआ जेट स्ट्रीम संपूर्ण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होती हैं। तिब्बत का पठार इसके मार्ग में अवरोधक का कार्य करता है। इसे 2 भागों में बांट देता है तिब्बत का पठार। इसके एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर से उसके समानांतर बहने लगती है, दूसरी शाखा दक्षिण हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। दक्षिणी शाखा की माध्य स्थिति फरवरी में लगभग 20 अंश नॉर्थ अक्षांश के ऊपर होती है। इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। पश्चिमी विक्षोभ
जो भारत में शीत ऋतु में आता है, इसी जेट पवनों द्वारा लाया जाता है। रात के तापमान में वृद्धि इस विक्षोभ के आने का सूचक है। तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम ठंडी हवा का स्तंभ होता है जो सतह पर हवाओं को धकेलता है। इससे सतह पर उच्च दाब का निर्माण होता है। ये शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती हैं। इन हवाओं के द्वारा ही शीतकाल में उत्तर प्रदेश, बिहार में शीतलहर चलती है। बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के बाद ये हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और मानसून का रूप ले लेती हैं। जब पवनें तमिलनाडु के तट पर पहुंचती हैं तो बंगाल की खाड़ी से ग्रहण जलवाष्प की वर्षा तमिलनाडु में करती हैं। तो ये देखिए, जलवाष्प चलने की दिशा है, यह जेट स्ट्रीम के चलने की दिशा है। पछुआ जेट स्ट्रीम, ये देखिए वर्षा करते हुए आ रही हैं और ये देखिए इसकी चलने की दिशा है। चलिए आगे देखते हैं। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम द्वारा दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति। गर्मी में पश्चिमी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप पर नहीं बनती। इसका खिसकाव तिब्बत के पठार के उत्तर की ओर हो जाता है। इस समय भारत के ऊपर वायुमंडल में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम चलती हैं। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति का कारण मध्य एशिया तथा तिब्बत के पठारी भागों के अत्यधिक गर्म होने को माना जाता है। तिब्बत के पठार से गर्म होकर ऊपर उठने वाली हवाओं में क्षोभ मंडल के मध्य भाग में घड़ी की सुई की दिशा में चक्रीय परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है। यह ऊपर उठती हुई क्षोभ सीमा के पास दो अलग अलग धाराओं में बट जाती है। इसमें एक विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है तथा दूसरी ध्रुव की ओर पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम वाली जो धारा होती है वह भारत के ऊपरी वायुमंडल में दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बहती हुई अरब सागर में नीचे बैठने लगती है। इससे वहाँ वृहत उच्च दाब का निर्माण होता है। इसके विपरीत भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर जब ये गर्म जेट हवाएं चलती हैं तो यह सतह की हवा को ऊपर की ओर खींच लेती हैं, यहाँ वृहत निम्न दाब का निर्माण कर देती हैं। इस निम्न दाब को भरने के लिए अरब सागर की ओर के उच्च भार क्षेत्र में हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। यही दक्षिणी पश्चिम मानसून पवनें हैं। चलिए आगे देखते हैं। उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण ही भारत में मानसून पूर्व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इससे भारी वर्षा होती है। पूर्वी जेट स्ट्रीम न केवल मौसमी है वरन अनियमित भी है। जब यह भारत के वृहद क्षेत्र के ऊपर लंबी अवधि तक चलती हैं तो बाढ़ की स्थिति बनती है। जब यह हवाएं कमजोर होती हैं तो सूखा आता है। अल नीनो सिद्धांत पर चर्चा कर लेते हैं। लगभग 3 से 8 वर्षों के अंतराल पर महासागरों तथा वायुमंडल में एक विशिष्ट उथल पुथल होती है। इसकी शुरुआत पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट से होती है। पेरू के तट पर हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, प्रभावित होती है। यह जलधारा दक्षिण अमेरिका के तट से दूर उत्तर की ओर प्रभावित होती है। हम्बोल्ट जलधारा की विशेषता शीतल जल का गहराई से ऊपर की ओर आना है, अपवेलिंग है। विषुवत रेखा के पास यह दक्षिण विषुवत रेखा जलधारा के रूप में प्रशांत महासागर के आर पार पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। एल नीनो के आने के साथ ही ठंडे पानी का गहराई से ऊपर आना बंद हो जाता है और ठंडा पानी का प्रतिस्थापन पश्चिम से आने वाले गर्म जल से हो जाता है। अब पेरू की ठंडी जलधारा का तापमान बढ़ जाता है। इसके गर्म जल के प्रभाव से प्रथमतः दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा का तापमान बढ़ जाता है। चूँकि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, अतः संपूर्ण मध्य प्रशांत का जल गर्म हो जाता है तथा वहाँ निम्न दाब का निर्माण होता है। जब कभी इस निम्न दाब का विस्तार हिंद महासागर के पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्रों तक होता है तो यह भारतीय मानसून की दिशा को संशोधित कर देता है। इस निम्न दाब की तुलना में भारतीय उपमहाद्वीप के स्थलीय भाग पर बना निम्न दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है। अतः अरब सागर के उच्च दाब से हवाओं का प्रवाह दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर की ओर होने लगता है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति बनती है। इसके विपरीत जब एल नीनो की धारा का प्रवाह मध्यवर्ती प्रशांत तक सीमित रहता है तो दक्षिणी
पश्चिम मानसून पवनों का मार्ग बाधित नहीं होता है, तब भारत में संपूर्ण भरपूर वर्षा होती है। देखिए अल नीनो की स्थिति बताई गई है। पेरू के तट से चलने वाली गर्म हवा होती है अल नीनो। चलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून पर चर्चा करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः भारत में मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, अतः उष्णकटिबंधीय अपसरण क्षेत्र, जिसे ITCZ कहते हैं, उत्तर की ओर खिसकता हुआ शिवालिक के पर्वत पार तक पहुंच चला जाता है। इसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंधु गंगा मैदान में एक लंबाकार निम्न दाबीय मेखला का निर्माण होता है, जिसे मानसून गर्त ट्रॉफ कहते हैं। इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, फेरल के नियम के अनुसार या दाहिने मुड़ जाती हैं तथा दक्षिणी पश्चिम मानसून पवन का रूप ले लेती हैं। आइए आगे देखते हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। किससे है? उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम से है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचता है, फिर 1 जून को चेन्नई एवं तिरुवनंतपुरम तक पहुंचता है। 5 से 10 जून तक कोलकाता एवं मुंबई को छूता है। 10 से 15 जून को पटना, अहमदाबाद, नागपुर तक पहुंचता है। 15 जून के बाद लखनऊ, दिल्ली, जयपुर जैसे शहरों में पहुंचता है। वहीं जलवायु परिवर्तन के बाद इसके पहुंचने का समय में परिवर्तन आ गया है। प्रायद्वीपीय भारत में दस्तक देने के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2 भागों में बढ़ जाती हैं। इनकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, अरब सागरी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो भारतीय मानसून की अरब सागरी शाखा पर चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की यह शाखा पश्चिमी घाट के उच्च भूमि में लगभग समकोण पर दस्तक देती है। अरब सागर शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। अरब सागर द्वारा भारत के पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर तटीय भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। उदाहरण स्वरूप महाबलेश्वर में कितनी वर्षा होती है? महाबलेश्वर में कम वर्षा होती है, जबकि मुंबई में 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा, 650, जबकि मुंबई में 190 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है, क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया है। पूरे में मात्र 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो वर्षा की जो असमानता का क्या कारण है? पश्चिमी घाट की जो दक्षिण की पहाड़ियाँ हैं वह ऊंची हैं। जब ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो पवनें जो टकराती हैं, पहाड़ियों से ऊपर से टकराएंगी पवनें, जितनी ऊंची होंगी तो वहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। और पश्चिमी घाट दक्षिण से जब उत्तर की ओर घाट की पर्वतों की ऊंचाई हम देखते हैं तो पर्वतों की ऊंचाई कम होती जाती है। जब ऊंचाई इनकी कम होगी तो कम ऊंचाई पर कम वर्षा होगी। तो दक्षिण से हम उत्तर की ओर जब जाएंगे पश्चिमी घाट में तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि पर्वतों की ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है इसमें। यह एक मेन कारण है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो 650 सेंटीमीटर वर्षा लिखी है यह कुछ ज़्यादा संदिग्ध लग रही है, इसे मत नोट करिएगा। चलिए, अरब सागर राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय ढालों पर वर्षा करती हैं तथा राजस्थान से गुजरने के बावजूद मानसूनी शाखा यहाँ वर्षा नहीं करती। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? अरावली पर्वतमाला की दिशा का इस मानसूनी पवनों के प्रवाह की दिशा के समानांतर होना। वहीं सिंध प्रदेश, पाकिस्तान से आने वाली गर्म शुष्क हवाएं मानसूनी पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती हैं, जिससे वायु संतृप्त नहीं हो पाती हैं। यह दूसरा कारण है। अरब सागर की शाखा का वृष्टि छाया क्षेत्र पर चर्चा करते हैं। पश्चिमी घाट पार करने के पश्चात वर्षा लाने वाली वायु धाराएं पूर्वी ढलानों पर ऊपर की ओर चली जाती हैं, जहां वे रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण गर्म हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। पहाड़ की ऊंचाई जितनी अधिक होगी उतना अधिक वृष्टि छाया का निर्माण होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा पर चर्चा करेंगे।
मानसून की यह शाखा श्रीलंका से इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा द्वीप तक सक्रिय रहती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा दो धाराओं में आगे बढ़ती है। इस शाखा की उत्तरी धारा मेघालय में स्थित खासी पहाड़ियों में दस्तक देती है तथा इसकी दूसरी धारा निम्न दबाव द्रोणी के पूर्वी छोर पर बाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ से यह हवा की धारा हिमालय की दिशा के साथ साथ दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है। यह धारा उत्तर भारत के मैदानों में वर्षा करती है। वहीं उत्तर मैदानी क्षेत्र में मानसूनी वर्षा को पश्चिम से बहने वाली चक्रवाती गर्त या पश्चिमी हवाओं से और अधिक बल मिलता है। मैदानी इलाकों में पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण में वर्षा की तीव्रता में कमी आती है। पश्चिम में वर्षा में कमी का कारण नमी के स्रोत से दूरी का बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर उत्तर से दक्षिण में वर्षा की तीव्रता में कमी की वजह नमी के स्रोत का पर्वतों से दूरी का बढ़ना है। चलिए, अरब सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा, दोनों शाखाएं छोटा नागपुर के पठार पे मिलती हैं। अरब सागरीय मानसूनी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक शक्तिशाली है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। अरब की सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी से आकार में बड़ा है। अरब सागर की अधिकांश शाखाएं भारत में पड़ती हैं जबकि बंगाल की खाड़ी की शाखा में से म्यांमार, मलेशिया, थाईलैंड तक चली जाती हैं। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान भारत का पूर्वी तटीय मैदान विशेष रूप से तमिलनाडु तुलनात्मक रूप से शुष्क रहता है क्योंकि यह मानसूनी पवनों के समानांतर स्थित है। साथ ही यह अरब सागरीय शाखाओं के वृष्टि छाया में पड़ता है। अब आइए उत्तर पूर्व मानसून या मानसून की वापसी पर चर्चा कर लेते हैं। यह टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सितंबर के अंत तक उत्तर पश्चिम में बना निम्न दबाव कमजोर होने लगता है तथा अंततः विषुवत रेखीय प्रदेश की तरफ चला जाता है। चक्रवाती अवस्थाओं के स्थान पर प्रति चक्रवाती अवस्थाएं आ जाती हैं। परिणाम स्वरूप हवाएं ऊपरी क्षेत्र से दूर बहना शुरू कर देती हैं। इसी समय विषुवत रेखा के दक्षिण में सूरज आगे बढ़ता नजर आता है। वहीं अंतर उष्ण कटिबंधीय अपसरण क्षेत्र ITCZ भी विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ता है। उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं। यह स्थिति अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक लगातार बनी रहती है, जिससे मानसून की वापसी या फिर उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। दिसंबर के अंत तक मानसून पूरी तरह से भारत में आ चुका होता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर वापस जा रहा मानसून मार्ग में आर्द्रता नमी धारण कर लेता है, जिससे अक्टूबर नवंबर में पूर्वी या तटीय उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनता है जो दक्षिण की ओर बढ़ जाता है तथा नवंबर में उड़ीसा, तमिलनाडु के तट के बीच फंस जाने से भारी वर्षा होती है। मानसून में रुकावट पर चर्चा करते हैं। वर्षा ऋतु में जुलाई और अगस्त महीने में कुछ ऐसे समय होता है जब मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, बादलों का बनना कम हो जाता है। विशेष रूप से हिमालयी पट्टी तथा दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीप के ऊपर वर्षा होना बंद हो जाती है। इसे मानसून की रुकावट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है ये रुकावट तिब्बत के पठार की कम ऊंचाई की वजह से आती है। इससे मानसून गर्त उत्तर की ओर मुड़ जाता है। इस अवधि में जहां पूरे देश को बिना वर्षा के ही संतोष करना पड़ता है तथा उप हिमालय प्रदेश तथा हिमालय के दक्षिण ढालों पर भारी वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ पर चर्चा करते हैं। क्या है पश्चिमी विक्षोभ? आमतौर पर जब आकाश साफ रहता है परंतु पश्चिमी दिशा से हवाओं के आने से अच्छे मौसम के दौर में विघ्न पड़ जाता है। ये पश्चिमी हवाएं भूमध्य सागर से आती हैं तथा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करने के पश्चात भारत में प्रवेश करती हैं। ये हवाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में तीव्र गति से बहती हैं। ये उप हिमालय पट्टी के आसपास पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और सीधे अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच जाती है, जिससे गंगा के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा, हिमालय पट्टी में हिमवर्षा होती है। यह घटना मुख्य रूप से शीत ऋतु में होती है क्योंकि इस समय
उत्तर पश्चिम भारत में एक क्षीण उच्च दाब का निर्माण होता है तथा इसी समय भारत पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है, जो भूमध्य सागर से उठने वाली शीतोष्ण चक्रवात को भारत में लाती हैं। इसे ही पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। इससे मुख्य रूप से प्रभावित राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हैं। इससे होने वाली वर्षा रबी की फसल गेहूं के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह वर्षा मानठ नाम से जानी जाती है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।